GD, ग्रुप डिस्कशन। क्लियर? क्या है आज का टॉपिक हमारा? ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये है कि आप इंटरव्यू का पार्ट बनने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन के अलावा आपकी अपीयरेंस, आपका दिखना, आपका हेयर स्टाइल, आपका मेकअप सब मैटर करता है। आज हम सब वही बातें करेंगे। क्लियर? क्लियर? Let me share the presentation with you. Here we go with the presentation. Wait. सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, राइट? प्रेजेंटेशन के अलावा मतलब उसमें आपको काफी बातें पता चल जाएंगी और इन बातों में मतलब आपको जो सबसे ज्यादा मैटर जो है, मतलब आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है कि कौन कौन सी बातें हम ध्यान में रखें जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। क्या आपको ये दिख रहा है? फर्स्ट स्लाइड दिख रही है आपको? yes. हाँ, तो ये फर्स्ट स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है अभी? ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। और ग्रुप में देखो जो ऐसा मतलब डिस्कशन जो होती है वो 8 से लेके 10 लोगों के बीच में होती है। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक्स, कुछ भी टॉपिक आ जाते हैं। जो मेनली जो टॉपिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे डेफिनेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन, मतलब जो हम कवर करने वाले हैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। एक तो कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या एटिकेट्स होते हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। प्री रिक्विजिट जो हम इसकी बात करते हैं, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, मतलब जो प्रीवियस वाला था प्री रिक्विजिट, ये वन दिस वन। प्री रिक्विजिट मतलब उससे आपको क्या आपकी तैयारियां होनी चाहिए जब आप ग्रुप डिस्कशन के लिए जाते हैं या तो ग्रुप डिस्कशन के लिए बैठते हैं। तो बेनिफिट्स इन ग्रुप डिस्कशन, उसमें क्या बेनिफिट्स है, आपको क्या फायदा होता है, चाहे आप कम बोलते हैं चाहे आप ज्यादा बोलते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों आपके लिए फायदेमंद है, सेलिएंट फीचर्स, उसके प्रमुख फीचर्स हैं, वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, डूज एंड डोंट्स इन ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के टाइम हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में जो हमारा जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वैसे तो डूज और डोंट्स में आ जाएगा कि आपको क्या इम्पोर्टेंट करना है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं करना है। उसके अलावा भी कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो ग्रुप डिस्कशन में आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है। और एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, आपके कोई से डिसएग्री हो रहा है, तो उसको भी आपने एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको उसे वहां पे उसके पॉइंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको भी आपने रिस्पेक्ट देनी है। कहने का मतलब ये है कि आपको उसको बेयर करना है। सजेशंस क्या है, क्या आप मतलब सुझाव देते हैं, ये क्या सजेशंस हैं हमारे ग्रुप डिस्कशन लेके, उसके बारे में बात करेंगे। और जो हमारा लास्ट होगा टॉपिक्स ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रीक्वेंटली डिस्कस। अब कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली डिस्कस होते हैं या आप कहीं भी किसी कंपनी में जाते हैं तो वो टॉपिक आपको देते ही देते हैं। डेफिनेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या लिखा है यहाँ पे? ग्रुप डिस्कशन इज द मॉडर्न मेथड ऑफ असेसिंग स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी। अब ग्रुप डिस्कशन हम इसलिए करवाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो इनकेस आपसे इंटरव्यू में पूछ लें कि क्या है डेफिनेशन ग्रुप डिस्कशन को, आपका क्या ओपिनियन है ग्रुप डिस्कशन के बारे में, तो आप ये पॉइंट्स बोल सकते हैं। ये एक आज का तरीका है किसी भी स्टूडेंट्स की कंप्लीट पर्सनैलिटी को जज करने का, उसे असेस करने का, उसे जानने का कि हाँ इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, पॉजिटिव है या अग्रेसिव है या हाइपर है या नेगेटिव है या ये कुछ पेशेंस नहीं रखता है, लाइक ऑल दैट। और उसके व्यूज, उसके थिंकिंग, सब कुछ मतलब वो एक ग्रुप डिस्कशन में जज कर लेते हैं। It is both a technique and an art and a comprehensive tool to judge the worthiness of the student and his appropriateness for the job. मतलब सबसे अच्छा और टेक्निक है, ये सबसे अच्छी टेक्निक है जिसमें हम ये इट्स एन आर्ट, मतलब इसमें भी आप बच्चे जब एक दूसरे के साथ बोलते हैं तो हमें जज करना होता है उनकी कॉम्प्रिहेंशन, मतलब उनकी समझ, और वो कितना सही बोलते हैं और वो कितना सही है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो इसलिए हमें ग्रुप डिस्कशन की जरूरत होती है और ये होती है। नेक्स्ट देखो, ग्रुप डिस्कशन
The term suggests a discussion among group of persons. हाँ जी, सबको क्लियर हो रहा है? Is it being clear? हाँ, तो देखो इसमें क्या है, जो ग्रुप डिस्कशन है अमंग ग्रुप से ही पता लग रहा है कि कम से कम 8 या 12 मेंबर या 10 भी होते हैं, ठीक है, जहां पे वो फ्रेंडली और फ्रीली अपने खुद के पॉइंट्स को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो उनको उन्हें समझना बहुत जरूरी होता है और अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है और फ्रीली वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। Within a time of 20 to 30 minutes, the ability of the members of the group is measured. अब जो टाइम फ्रेम है आपका ग्रुप डिस्कशन का वो होता है 20 to 30 मिनट्स, यानी कि 20 से 30 मिनट का टाइम होता है, अदरवाइज 10 मिनट का टाइम भी होता है। डिपेंड करता है कौन सा कॉर्पोरेट या कंपनी आपको कितना समय देता है ग्रुप डिस्कशन के लिए। मिनिमम जो टाइम है वो 10 मिनट का होता है, उसके अलावा 15, 20 या 30 मिनट का भी हो सकता है। क्लियर? Is it clear? Yes, ma'am. अभी रुको, देखिए मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करना चाहूंगी, राइट बिफोर आई स्टार्ट। तो अब मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी पहले। लेट्स शेयर विद द वीडियो। अब मैं आपको एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी, इसमें आपको ये पता लगेगा कि जब हम इनिशिएट करते हैं ग्रुप डिस्कशन में वो हम किस तरीके से करते हैं। Let's have a look at this video. एक वीडियो जिसमें आपको ये पता लगेगा कि उस वीडियो के थ्रू आप कौन-कौन से पॉइंट्स रिमेम्बर कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी शेयर दिस वीडियो। ये देखिए, अब ये वीडियो मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। क्या आप देख सकते हैं सब? ठीक है, shall we start? Shall I start? देखिए ये देखिए, नाउ बी अटेंटिव कि वो क्या पॉइंट बताती है इस वीडियो के थ्रू। जो वीडियोस में आप जो इस वीडियो में आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उन पॉइंट्स को आप लिख भी लीजिएगा। ओके, हाँ, तो इस वीडियोस में आपको क्या पता लगेगा कि सेंटेंस स्टार्टर्स फॉर द ग्रुप डिस्कशन। आपने जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करना है तो उसके लिए कौन-कौन से सेंटेंस किस टाइम पर आपने किस तरीके से यूज करने हैं, तो आप वो सेंटेंस लिख भी लीजिएगा। अगर हम यहाँ चलते हैं, नाउ जस्ट लुक एट द वीडियो। आप वीडियो देखते हैं और कोई भी सेंटेंस जो आपको वीडियो के थ्रू पता लग रहा है कि आपने कैसे इनिशिएट करना है, आपने कैसे बीच में इंटरप्ट करना है और आपने कैसे किसी के को अग्री डिसएग्री वे में बोलना है, तो वो सभी आपको स्टार्टर सेंटेंसेस यहाँ पे मिले। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, here we go. Hi everyone, welcome to Talent Sprint. My name is Sarnishtha and I'm here to give you your daily dose of job skills. In today's video, we are going to focus on few sentences for group discussions. Now, what is a group discussion? It is one of the elimination rounds in the interview process where 8 to 12 participants speak about a given topic. Now, when you speak about a given topic, you have to discuss your opinions using certain sentences. You have to make sure that you are always professional while discussing about the topic. So today, we are going to look into certain sentences you can use to give out your opinion, to disagree with participants or agree with participants there. So let us look into it one by one. The first one is initiation. तो पहला पॉइंट है इनिशिएशन कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। कोई भी पर्सन जो ग्रुप डिस्कशन में बैठ रहा है वो कैसे स्टार्ट करे। Here we go. You can definitely go ahead and start initiating the topic in case you are strong with the content. If you are strong with the content, you can start your initiation by defining the main term in the topic there. You can also initiate by stating certain facts if you are aware of that. But make sure that your facts are very accurate. When you're initiating, you can use the terms like, in my opinion, or you can also say that in today's world, and so on.
So this is how you initiate a particular topic of a group discussion. तो ये क्लियर हुआ बच्चों, आपने इनिशिएट कैसे करना है? सबसे पहले विश करके गुड मॉर्निंग एवरीवन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपने अगर कोई भी टॉपिक दिया है उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हैं तो आप उसे इनिशिएट कीजिए, और उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी फैक्ट जो आपको पता है टॉपिक के बारे में आप उनको पॉइंट बनाकर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो इसमें जैसे इन माई ओपिनियन, आई एम ऑफ द ओपिनियन, राइट, माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट, और सबसे पहले आप एग्री है डिसएग्री आप ऐसे भी स्टार्ट करते हैं, आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट, फिर उसके बाद आपको पर्टिकुलर टॉपिक बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज the second one is when you agree to a participant. When you agree with the participant, the sentences that you can use are I agree with my friend, or I do feel the same as my friend thinks. You're completely right. I second you on that opinion. I do feel the same. These are the few sentences you can use while you agree with a person. ठीक है, तो पता लग गया यहाँ पे आपका क्या, अगर आपका कोई पॉइंट, अगर आप किसी की पॉइंट से अग्री होते हैं, आप सेम मानते हैं जैसे कि वो कहता है, तो आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। आई अग्री, आई डू फील द सेम वन, आई अग्री विद द पॉइंट, राइट, व्हाटएवर माय फ्रेंड हैज सेड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और आई गो विद दैट। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। The next one is disagreeing with a person. When you disagree with a participant, make sure you do not be very aggressive. Control your emotions, but at the same time be energetic. So what are the sentences you can use? Just the opposite of what we have used for agree. For example, you can say, I do not or I can't support your point of view. You can also use I oppose your point of view. The other things you can use are I think differently, or I have a different opinion on that. These are the few sentences you can use. Now, for example, if the person has given a particular fact which is not right, you can also use this particular sentence like, I'm afraid that's not right. Moving on to the next one. तो ये क्लियर हो गया? तो इसमें अगर आप किसी की पॉइंट से अग्री नहीं हो रहे हैं, उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये वाले टर्म्स कुछ एक सेंटेंसेस हैं कि आई डू नॉट अग्री, आई अपोज, राइट, आई कैन नॉट एक्सेप्ट, और इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड ऑन, लाइक यू, आप फिर वो पर्टिकुलर पॉइंट या लाइन, अपनी कोई पॉइंट जो आप जिसे आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके बेस पर आप वो लॉजिक या रीजन उस पर्सन के सामने रख सकते हैं। क्लियर? इधर क्लियर? नेक्स्ट is interruption. It's very important that you interrupt a person if the person is elaborating a particular main point too much. So how do you interrupt the person? Simply by saying, sorry, I wish to interrupt you there. Sorry to interrupt you there. So add a sorry in front of the sentence so that the person doesn't mind you interrupting him or her. The next one is when you pass. ओके, तो ये भी क्लियर हो गया है। जब अगर कोई लगातार बोल रहा है, अगर वो अपना पॉइंट एक्सप्लेन करा जा रहा है, तो इस केस में क्योंकि आपको भी बोलना है और उनको भी बोलना है, तो आप इन दो सेंटेंसेस से अपने मतलब आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। सॉरी, आई इंटरप्ट यू, आई अपोलोजाइज टू इंटरप्ट यू, और फिर उसके बाद आप अपना पॉइंट वहां पर रख सकते हैं। Fully agree with the person. You can simply. अभी पार्शियल एग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा आप 50% आप बात से एग्री करते हो, लेकिन आप 100% एग्री नहीं करते, आप 50% अग्री डिसएग्री हो। तो इस केस में आपने क्या लाइंस यूज करनी है? Here we go. Say, I agree with you to some extent, but, and so on, you continue with your topic. You can also use, you're right, however, and so on. These are the few statements you can use to partially agree with the person. You may also want to add few points at times. So when you wish to add few points, you can say, you're correct. To that, I would like to add some points. Or in addition to that,
and you add few points there. So these are the few things you can use in different phases of the group discussion. For initiating, agreeing, disagreeing, interrupting, partially agreeing, and adding few points. I hope you have enjoyed the video and you will use these sentence starters in your next. Okay. So I hope it is clear to all of you, all the students. Yes, ma'am. देखो, it is very useful video for you because in this video आपको ये पता लगा कि आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, अगर आपने स्टार्ट किया तो आपको किस तरीके से क्या बोलना है, और वो बोलने के अलावा आपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट किया कि अगर आप अग्री हैं तो आप कैसे इंटरप्ट करेंगे, अगर आप डिसएग्री हैं तो आपने अपनी स्टेटमेंट कैसे रखनी है, अगर आप 50% एग्री है लेकिन 50% एग्री नहीं है तो आपने अपनी बात को कैसे किस लाइन से शुरुआत करनी है ताकि आपको भी बोलने का मौका मिले और दूसरे को भी बोलने का मौका मिले। क्लियर? इधर क्लियर? एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ पता चला होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो मेन पॉइंट्स है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट करने के बाद आपको क्या बोलना है, किस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, बहुत मैटर करता है। तो आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है। नाउ आई विल विद वन मोर वीडियो, लेकिन अब उस वीडियो को शेयर करने से पहले हम पहले दोबारा प्रेजेंटेशन को देखेंगे जहां पे हमने प्रेजेंटेशन छोड़ा था। Here we go। अब देखो हम बात करेंगे, पहले हमने बात की थी ग्रुप डिस्कशन का क्या होता है, कितने उसमें मेंबर्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, और उसकी जो टाइम लिमिटेशन होती है वो 10 मिनिमम होती है और मैक्स 30 मिनट्स तक हो सकती है। आप देखिए ग्रुप डिस्कशन में जो हम डेफिनेशन की बात करते हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब है प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। अब वो कौन कौन से प्री रिक्विजिट्स है, रिक्वायरमेंट्स है जो आपको ग्रुप डिस्कशन से पहले अपने पास रखनी होती है, जैसे टॉपिक्स गिवन बाय द पैनलिस्ट्स, मतलब आपको कौन कौन से टॉपिक दिए गए, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, क्या प्लानिंग किया आपने, कैसे आप उसे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या आइडियाज है आप उसे रीड कर रहे हैं, नॉलेज विद द सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने कुछ करंट अफेयर्स के या फिर करंट टॉपिक जो पॉपुलर है जो जनरली पूछ जाते हैं उसकी नॉलेज आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं या उसको प्रिपेयर करके आए हैं, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव। कम्युनिकेशन स्किल्स, पावर ऑफ स्पीच, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, चाहे अगर आप बोल रहे हैं चाहे आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेकिन मैटर करता है कि आप किस तरीके से अपनी बात को उनके सामने रख रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए तो दूसरों को समझ आए। प्रेजेंटेशन, किस तरीके से आप बोल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन का मतलब है आप जिस बात को रख रहे हैं उस बात के लिए आप कितनी कॉन्फिडेंस है और आप किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद है अगेन बॉडी लैंग्वेज एंड पर्सनल अपीयरेंस, मतलब आपका जो पूरा अपने अटायर डाला है, जो ड्रेस डाली है, जो मेकअप किया है, जो आपने जिस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने व्यूज को, वो किस तरीके का है। बीइंग काम एंड कूल, और हमेशा पेशेंस रखना चाहिए, कूल और काम होना चाहिए, मतलब ओवर एक्साइटेड या फिर आपको एग्जैजरेशन में कुछ नहीं करना है। आपको अगर कोई आपके पॉइंट से एग्री नहीं हो रहा है तो आपको बहस नहीं करनी है, इट्स अ जनरल और ग्रुप डिस्कशन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा एक्सटेंसिव नॉलेज बेस रिलेटेड टू द स्टेट, कंट्री एंड ग्लोब, और सबसे ज्यादा है कि आप अपने को हमेशा रेडी रखिए कि जिस कंट्री से, जिस स्टेट से आप प्रिपेयर रेडी हैं या बिलोंग करते हैं या जहां से आप कनेक्टेड हैं उसके बारे में आपको फुल ऑन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब बेस रिलेटेड टू स्टेट, कौन सा स्टेट है, कितना उसमें प्रोविंसेस हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कंट्री कौन सा है, उसकी क्या करंट स्टेटस है, और ग्लोबली क्या किस रैंक पर वो आता है। तो ये सब जो बेसिक थिंग्स है वो आपको पता होनी चाहिए। एरियाज आर पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस एंड ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एमएनसी एक्सेट्रा। तो इसके अलावा नॉलेज आपको जो रखनी है वो पॉलिटिक्स में क्या क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में क्या कंडीशन चल रही है, साइंस और ट्रेड में जो इंडिया है वो क्या रोल कर रहा है और आपका पर्टिकुलर स्टेट का क्या रोल है वहाँ पे, टेक्नोलॉजी की क्या प्रोग्रेस है, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी आ रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जनरल जो टॉपिक्स हैं अगर हम बात करें वो इन्हीं में से दे देते हैं। एनालाइज द सोशल इकोनॉमिकल इश्यूज लॉजिस्टिकली, मतलब आप एंटायरली जो हमारा सोशल इश्यूज है, इकोनॉमिकल जो हमारा स्टेटस है, जो मैटर्स है, इश्यूज हैं,
वो क्या हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर किस किस कंट्री में विजिट कर रहे हैं, वो उनके साथ क्या क्या उनकी जो ट्रीटीज हो रही है या फिर उनकी जो बातचीत हो रही है, जो बिजनेस प्लान्स हो रहे हैं, वो किस चीज को लेकर हो रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और उससे ज्यादा जरूरी है आपकी लिसनिंग स्किल्स, क्योंकि कई बार हम क्या कहते हैं, हम दूसरों की बातों को सुन नहीं पाते प्रॉपर्ली। हमें लगता है कि हमें अपनी बात कहनी है और हमें अपनी बात कहकर ही रहनी है, और इसमें क्या होता है कि हम अपनी बात को इतना ज्यादा हम प्रेफरेंस देते हैं कि हम दूसरों की बात को सुन नहीं सकते, उसको हम पूरा नहीं सुनने देते या पूरा नहीं सुन पाते हैं। तो बेटर है आप अपनी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करें, और ग्रुप डिस्कशन में जो पर्सन आपसे पहले बोल रहा है उसको पूरी तरह से बोलने दे, उसको ध्यान से सुने कि वो किस पॉइंट से क्या ओपिनियन देख रहा है, तब आप अपनी बात रखें। कोऑपरेशन या कोऑपरेट जरूर करना है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही बोले जा रहे हैं, बाकी क्या कोई नहीं बोल रहा है और आपने अपने पॉइंट्स रख दिए हैं, आप दूसरों की केयर नहीं कर रहे हैं, आप किसी को लीड नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सेल्फ सेंटर बन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद भी बोलना है, दूसरों को सुनना भी है और दूसरों को बोलने का मौका भी देना है। क्लियर? Yes, ma'am. ओवर एक्साइटेड। नेक्स्ट बेनिफिट क्या होते हैं? स्टिमुलेशन ऑफ थिंकिंग इन अ न्यू वे। अब जब आप ग्रुप डिस्कशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जब आप सारे इकट्ठे मिलकर बैठते हो तो जो आपकी थिंकिंग है, आपकी सोच है, वो एक्साइटमेंट में मतलब आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको एक नई दिशा मिलती है, नया तरीका मिलता है कि इसने ये चीज बोली है तो मुझे वो चीज पता है, तो मैं इस तरीके से इस बात को रखूं। तो इससे क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है नई सोच की, किस तरीके से आपने सोचना है, किस तरीके से आपने बात को रखनी है। तो यहाँ पे आपको एनकरेजमेंट मिलता है। एक्सपेंशन ऑफ द नॉलेज, आपको नॉलेज मिलती है, दूसरों के व्यूज सुन के आपको पता लगता है कि इससे रिलेटेड क्या चीज हो रहा है। तो अगर वो चीज आपको नहीं भी पता है या फिर आपको अच्छे से नहीं पता है या फिर आपको थोड़ी बहुत पता भी है, तो वो आपको डिटेल में पता लग जाती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपको खुद पता लगता है कि आपकी पावर पॉइंट्स कौन से हैं, मतलब आपके पॉजिटिव पॉइंट कौन से हैं, आपने क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या लैक्स हैं, क्या चीज आप नहीं कर पाए जो आपको करनी चाहिए थी, और क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये आपको खुद पता चल जाता है। फिर उसके बाद है योर ट्रू पर्सनैलिटी इज रिवील्ड एंड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप क्रिस्टलाइज। मतलब एक तो आपकी पर्सनैलिटी का पता लगता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं, आप किस तरीके से लोगों को सहयोग करते हैं या उनको कितना सपोर्ट करते हैं, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू और पॉइंट ऑफ थिंकिंग क्या है, आपका नजरिया क्या है, आपका जो डिसर्निबल वे है, एटीट्यूड है, वो क्या है। दूसरा है आपकी क्वालिटीज, किस तरीके की लीडरशिप क्वालिटी आप रखते हैं, वो क्लियर हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट जो ग्रुप डिस्कशन के थ्रू है, आपके एम्प्लॉयर को पता लगता है जो आपको हायर करने वाले। क्लियर? और इसके अलावा प्रोवाइड चांस टू एक्सपोज, मतलब आपको चांस मिलता है कि आप एक्सप्रेस करें, आप बोले, अपने बात को रखें, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सामने आती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो लैंग्वेज स्किल्स है, देखिए वो पता लगता है किस तरीके की वर्ड आप यूज करते हैं, वोकैबुलरी कैसे यूज करते हैं, कितनी सही आप भाषा का यूज करते हैं। एकेडमिक नॉलेज, आपको कितना अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज्ञान है, अगर वो सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बात आप रखते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, आप किसी को लीड कर सकते हैं या नहीं। पीपल हैंडलिंग स्किल्स, क्या आप लोगों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं नहीं, क्या आप लोगों में अपनी बातचीत अच्छे से रख सकते हैं कि नहीं, राइट। और आप लोगों को किस तरीके से सही बात और एक्चुअली में लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। टीम वर्क का पता लगता है कि आप एक ग्रुप में एक दूसरे के साथ बात करते हैं। लास्ट है जनरल नॉलेज। ऑब्वियसली नॉलेज, चाहे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो जनरल है, चाहे वो किसी और प्रकार की भी नॉलेज है, वो आपको पता चलता है। अब मैं आपको सेलिंग फीचर को बाद में बात करेंगे। मैं आपके साथ अब एक और वीडियो शेयर करना चाहूंगी। क्लियर? आई होप अभी तक क्लियर है सबको? क्लियर? मेन पॉइंट होते हैं, आप एक और वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, राइट। उस वीडियो में आपको पता लगेगा कि किस तरीके की आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए और किस तरीके से आपको बोलना चाहिए। क्लियर? Let me share this video with you। अब हम ये वीडियो देखेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको पता लगेगा किस तरीके से आपने इनिशिएट करना है और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए। Here we go।
क्या ये वीडियो सबको दिख रही है? दिख रही है? देखिए, let's see, let's go. इस वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि जब आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है तो आपका बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, आपको एक्सप्रेस करने का तरीका, कैसे आपने स्टार्ट करना है, कैसे आपने दूसरे लोगों को सुनना है, ये आपको पूरा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन। क्लियर? Candidate 5, Candidate 6, Candidate 7, Candidate 8. Hello friends, according to my views and my opinion, I feel arranged as well as love marriages depend on their opinion. But to me, I guess love marriages would be better because if at all any conflicts come in between the partners, they themselves would be speaking to them instead of interference parents and all. Candidate 1. Yes, initiative to support and confidence to win and hearing. But I do agree with my friend here. She has made a very good statement, and I also feel that marriage should not be a compromise. I think it should be more of an understanding. So, in case of love marriages, it is usually you know the person better and you get married. So, it is more of an understanding that you share with the other person. But sometimes, when I don't see that wedding marriages are not based on understanding or as such. But sometimes they are not because you do not know the partner properly. So sometimes it might not go well. And support to the initiator and also appreciate the finer points in her. She speaks fluently, forcefully, and quite convincingly. She is confident in display, fair earth, and enterprise. In some of the cases of love marriages, it is most of the time happens that after some point of time in the relationship, we always get into conflict. So most of the love marriages have so far been not so successful compared to the other marriages. Not that love marriage, the maturity level has to be more in the relationship before they get into deciding or getting into marriage life. So what Katie has to say, whether love or arranged, I mean, it is, based on his belief strongly, one has to be committed. Before he something like commitment, he has to be well prepared for that. He has shown adequate understanding of the subject and seems to enjoy a fair range of ideas. According to me, marriage is more of a commitment between two people. It has to be mentally prepared for it, because that's a lifelong commitment you give to somebody. I am more supportive of love marriages, but then I'm not completely against arranged too. Because I feel, in a love marriage, you've got enough time to understand your spouse, enough time, to actually start a relation with him or her. She reveals good sense of timing and initiative and makes good use of the opportunities that came her way. Her approach is friendly and helpful. She speaks with a winning smile in a pleasant voice, which at once makes others to tune into a cooperative attitude and agreeable mood. She acts with confidence and keeps her mind with equilibrium. What happens in the beginning is that you're asking impatience and immaturity. She is eager to impress but does not know how to do it. And then when we realize of my
not allow that, the maturity level has to be more in the individual. Because, based on his belief, I do encourage you got enough time to understand your spouse, Her approach is friendly. She asks and what in the beginning is that you have to mention candidate A, interrupts her talk, displays impatience and immaturity. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो उनको उन्होंने दिखाया है लेडी, मतलब वो इम्पेशेंट है, मतलब उन्होंने नहीं, मतलब एक सही मौके पे जिस तरीके से उन्हें इंटरप्ट करना चाहिए था वो नहीं किया। दूसरी बात ये है कि वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी, मतलब सारा, मतलब जिस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो भी मतलब ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी पॉइंट जो है यहाँ पे वो ये है कि उन्होंने इंटरेक्शन जो की है वो सही तरीके से नहीं की है। क्लियर? She's eager to impress but not know how to do it. paradise and everything. I'm going to go to India. And then when we reach the land, यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिख रहा है रेड कलर का क्रॉस और उसके सामने लिखे एवरीवन टॉकिंग एट वन टाइम, तो किसी भी जीडी में अगर सब लोग एक साथ बोल रहे हैं तो वो भी गलत रूल है। उसमें आपको जो एम्प्लॉयर है या फिर जो इन्विजिलेटर है जो आपको सुपरवाइज कर रहा है वो आपको अच्छे से नहीं सुन पाएगा, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर? तो आप कभी भी ऐसा ना होने दें कि जैसे अगर आप बोल रहे हैं तो कोई और बोल पड़े या कोई और बोल पड़े, तो साथ में कोई भी ना बोले, सब वन बाय वन ही बोले। so things get better. Things tend to get better after I think that a progressive, arranged marriage is really more successful compared to. She has grasped and presented the issues involved on merit. Despite the complex issues involved, she has succeeded in identifying the essentials and presenting the same in the correct perspective. Almost 80 to 90% arrangement. You get married to a person, you always talk to what you know the person you're getting married with. In a arranged marriage, you don't know who the person is. If you're not spending your entire life with the person who you don't know, and if love marriage is like what she said, get married before marriage, not so after marriage. You know the person before. You know what the person is all about. If you're ready to spend your entire life with him, it's very good. If you're not ready, at least you have a chance to come back. But once you're married, like India generally doesn't accept divorce as a good sign. Candidate 4 seems to bear a totally negative approach. Her inclusion in any team would be a potential hazard to harmony. She is rejected, and she has used excessive body language and fillers that are to be avoided. So I feel better like a marriage. According to me, arranged marriages are comparatively better than love marriages because present day youth, we are really not much that responsible enough to raise our partner. We tend to go in for someone based on some attractions or something like that. But according to me, arranged marriages are more a responsible decision taken by parents around the family. She is able to express herself fairly well. However, she is hesitant to accept the responsibility. She seems to be lacking in self-confidence and hesitates to shoulder responsibility. And they're very unable as well. And most of the time, what happens generally in arranged marriages, it's generally arranged by your parents and all. So if by chance anything goes wrong, you tend to go back. She is alert and ready to shoulder great responsibility. She accepts the responsibility cheerfully and succeeds in finding workable solutions to obstacles which keep cropping up. But while coping up with obstacles, she does not take her eyes off the goal. She is patient, unruffled, resourceful, and determined. She tackles others with understanding and respect. तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया, मतलब जो ये सर्कल में दिखाया है, सभी लोगों को, सभी गर्ल्स को सिर्फ ये बताने के लिए कि किसकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, कौन सही से नहीं बोल रहा है, या फिर कौन हेजिटेट कर रहा है, या कोई कौन इंस्ट्रक्शन गलत तरीके से कर रहा है, या फिर कोई बिल्कुल ही नेगेटिव तरीके से बोल रहा है, तो सबके अगेंस्ट रख के वो क्या चीज नहीं सही बोल रहा है। और दूसरा, आप किस तरीके से लीड करते हैं, सबके पॉइंट्स को सुन के आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं, और सबको किस तरीके से मतलब फ्रेंडली
प्रेस करते हैं तो यही चीजें इस जो हम सर्कल में अभी फेस देख रहे हैं उस लेडी या गर्ल के थ्रू वो बता रहे हैं। क्लियर है? मतलब वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखा है, मतलब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ लीडरशिप की हाँ उन्होंने जो ओपिनियन रखा है या बाकियों का जो ओपिनियन उनके ओपिनियन से मैच कर रहा है वो उसको फर्दर सपोर्ट कर रही है और उसको और सबके पॉइंट ऑफ व्यू को वो समझ रही है, इन बिटवीन वो बिल्कुल सही समय पर अपना पॉइंट रख रही है। क्लियर? क्या कह रहे हो? 2 मिनट रुको। क्या कह रहे हो आप? वीडियो नहीं दिख रही है आपको? यस मैम। वीडियो, क्या आप वीडियो देख सकते हो? सिर्फ 1-2 मिनट की और वीडियो है तो प्लीज इसे देख लीजिए, वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। आपको मतलब जो एक जिसे कहते हैं ग्रुप डिस्कशन का जो मेन पार्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। जस्ट आई नो इट्स योर ब्रेक, गिव मी सम टाइम। Two minutes, just 2 minutes. अब यहाँ पे जो पॉइंट है एफर्ट था कि सेम टाइम दोबारा से वही सिनेरियो हुआ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। So it should be in main factor. But try to gain the support of your family. But at least then you have something to we have a very narrow outlook here. We just concentrate on how things are happening. So we have to look, you know, beyond. You want to talk about it. Candidate highlights the problem but does not. At this stage, candidate steps in to offer her comment. However, she meets with stiff opposition from candidate 4 who disagrees with the by Before things go out of hand, candidate 2 intervenes once again and takes charge of the situation. She is supported by candidate 1 who now enters the scene. It is left to candidate 2 once again to resolve the problem. She makes मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना दिखा रहे हैं कि अगर किसी ने कोई पॉइंट रखा है, अगर प्रॉब्लमेटिक है तो वो उसका सोल्यूशन दे, अगर वो सोल्यूशन नहीं दे रहा तो जो दूसरी पार्टी जो दूसरे पर्सन बैठे हैं वो किस तरीके से उसको सोल्यूशन पे लेके आ रहे हैं और बाकी की कैंडिडेट किस तरीके से उसे सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द जीडी। Now when you are 18, it's not ready to decide for you to vote for your country. This candidate is not clear as to precisely what she wants to say or do. She keeps on saying things purely to Okay, so is that clear now? Can you hear that? तो ये वीडियो जो अभी हमने आप देखी थी वो वेरी इंपॉर्टेंट थी कि जिसमें आपको ये पता लग रहा था किस तरीके से आप अपना व्यू नेगेटिव वे में मतलब डिसएग्री अगर आप हैं या अग्री आप हैं तो किस तरीके से आपने उसे रखना है, सपोर्ट करना है और जो दूसरे कैंडिडेट हैं अगर वो आप ही का सेम ओपिनियन रखते हैं तो किस तरीके से उसे सपोर्ट करते हैं। जो भी आप बात कह रहे हो क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई आप प्रॉब्लम की बात करें तो उसके सॉल्यूशन की बात करो, अगर सॉल्यूशन बता रहे हो देन यू हैव टू सपोर्ट सम ऑफ अदर पॉइंट्स आल्सो एंड बी क्लियर। आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए ताकि आप उसे कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर सको और अपना एक अच्छा से क्लियर तो ठीक है। नाउ इट्स अ ब्रेक एंड थैंक यू सो मच फॉर टाइम एंड पेशेंस एंड होप कि दोनों वीडियो से आपको बहुत कुछ पता लग गया होगा ग्रुप डिस्कशंस के बारे में। इज दैट क्लियर? वीडियो का सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो प्रोफेशनल होना चाहिए और जो मेकअप है वो लाइट हो, न्यूड कलर हो और सटल कलर यानी कि जो हल्के लाइट कलर्स होते हैं वो अपने मेकअप के लिए करने चाहिए और अपने बालों को अच्छे से टाई या मेंटेन करके आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इज दैट क्लियर? Thank you for your time and patience. We'll meet again and take care and good luck for your interview. Thank you so much.